चोर, बेवड़े। एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सड़क पर किसी के चलने की आहट आई। विपिन चिल्लाया, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं बस तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूं। और बेवड़ा कहना जरूरी है? सिर्फ चोर नहीं कह सकते। फिर विपिन को प्रिंसिपल की बात याद आई और उसने खुद से कहा, ये 17वां स्टूडेंट चला गया। अगर आज भी कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर स्कूल से जाना होगा। विपिन वैसे भी इस दुनिया का रहने वाला नहीं था। वो तो एक लाइब्रेरियन था। उसे बस इतना याद था कि उसने एक जलती हुई आग की लपटें देखी और वो बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। ये दुनिया तो बिल्कुल कहानियों में सुनी दुनिया जैसी है। युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट्स यहाँ बहुत मशहूर हैं और मार्शल आर्ट टीचर्स को लोग बहुत इज्जत देते हैं। जो मजबूत हैं वो यहाँ राज करता है। यही इस दुनिया का नियम है। सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। इस शरीर में आने के बाद उसे लगा था पहले वो स्कूल का सबसे बेवकूफ स्टूडेंट होगा और शायद वो कभी लड़की भी ना पटा पाए। फिर वो अचानक से टैलेंटेड बनकर लोगों को गलत साबित करेगा और मजे से जिंदगी काटेगा। पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। वो स्टूडेंट नहीं, गलती से किसी टीचर के शरीर में जा बसा। वो भी स्कूल का सबसे बेकार टीचर। दूसरी टीचरों की क्लास में तो इतने बच्चे थे कि खड़े होने की जगह नहीं मिली थी। वहीं विपिन की क्लास में एक बच्चा भी नहीं था। एक तो उसकी क्लास लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे और ऊपर से ये लोग उसे चोर और बेवड़ा बना रहे थे। कुछ तो दूर से ही ठरकी कह के भाग जाते थे। गड़बड़ तो आखिर विपिन से ही हो गई थी, क्योंकि जिसके शरीर में वो बस गया था वो स्कूल का सबसे कमजोर टीचर था। उसे किसी की प्रतिभा की कोई समझ नहीं थी। ऊपर से एक स्टूडेंट को उसने ऐसी गलत सलाह दी कि उस बच्चे की अच्छी खासी लड़ने की स्किल खराब हो गई और स्टूडेंट फेल हो गया। ये तो वही बात हो गई जैसे मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया और उल्टे डॉक्टर की वजह से बेचारे उस मरीज की ही मौत हो गई हो। उस घटना के बाद उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई, साथ ही साथ सभी लोगों की गालियां भी सुननी पड़ रही थीं। नए स्टूडेंट विपिन को अपना टीचर बनाना तो दूर, उसकी क्लास में आ भी नहीं रहे थे। शायद ये सोचकर कि कहीं उनका हाल भी उस पुराने स्टूडेंट जैसा ना हो जाए। इसी कारण विपिन का स्कूल रिकॉर्ड खराब हो गया था और पिछले साल उससे कोई स्टूडेंट कुछ सीखने नहीं आया। एनुअल टीचर एग्जाम में विपिन का नाम आखिरी नंबर पर था। कम नंबर लाने वाला वो स्कूल का पहला टीचर था, इसलिए वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह से उसने कई बार शराब पीकर मरने की कोशिश की और उसकी मौत होते ही विपिन को उसका शरीर इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। नए साल के शुरू होते ही स्कूल ने उसे नोटिस दे दिया, अगर इस साल उसकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। आज उसकी क्लास के बाहर से 17 बच्चे गुजर गए। सारे उसका नाम सुनते ही भाग जाते थे, जैसे छोटे बच्चे अपने रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। जितना दूर भाग सके उतना दूर। किसी भी तरह इनमें से एक को तो मनाना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए। पर कैसे? वो मानने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एक लड़की उसकी क्लास के दरवाजे पर आई। वो थोड़ी घबराई सी लग रही थी। क्या ये शर्मा सर की क्लास है? दिखने में तो ठीक है, पहनावे से अच्छे घर की लग रही है, कितने प्यार से बात कर रही है। शर्मा सर स्कूल के बेस्ट टीचर हैं। उनकी क्लास में बच्चे तो इतने होते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं होती, फिर भी वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। स्टूडेंट्स उनकी क्लास लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। विपिन बोला, शर्मा सर की क्लास? अरे मैं ले जाता हूँ ना तुम्हें शर्मा सर की क्लास में। अपनी क्लास में एक बच्चे को खड़ा देख विपिन ने सोचा, कुछ करता हूँ, किसी भी तरह इस लड़की को अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। वो दिमाग पर जोर देकर आज तक सीखे सारे तिकड़म याद करने लगा। फिर बड़े ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर एक अलग अंदाज में बोला, तुम शर्मा सर की स्टूडेंट बनना चाहती हो? लड़की ने बड़ी ही उत्सुकता से सिर हिलाया। फिर विपिन ने पूछा, क्यों? लड़की बड़ी ही इज्जत से बोली,
मैंने सुना है शर्मा सर इस स्कूल के सबसे अच्छे टीचर हैं। उनके पढ़ाए सारे स्टूडेंट्स होशियार हैं और उनकी क्लास में एडमिशन मिलना अपने आप में ही एक इनाम है। कही सुनी बातें सच हों ये जरूरी तो नहीं। टीचर्स जूते की तरह होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबसे महंगा जूता ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। जरूरी ये है कि वो जूता तुम्हारे पाँव में आता है या नहीं। किसी टीचर की डिमांड कितनी हो, उसके पढ़ाने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी सलाह तुम्हारी तकनीक से मिलती जुलती नहीं तो तुम आगे बढ़ना तो दूर, उल्टे तुम्हारी अपनी तकनीक बिगड़ जाएगी। अगर कोई टीचर उतना मशहूर ना भी हो लेकिन तुम्हारी और उसकी तकनीक एक ही हो तो उससे तुम्हें ही फायदा होगा। तुम जल्दी ही अपनी गलतियां सुधार लोगे और तकनीक बेहतर होने से तुम्हें अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अच्छा, मैंने अपने बड़े भाई को भी ये कहते हुए सुना है। लड़की ने विपिन की बात पर थोड़ा ध्यान दिया लेकिन फिर उलझन में बोली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की तकनीक सूट करेगी। विपिन ने देखा कि लड़की बस मान ही गई है। उसे सिर्फ किसी तरह फालतू सी बातों में लगाए रखना है और अपना स्टूडेंट बना लेना है। ये सोचकर विपिन ने चोरों जैसे अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, शायद किस्मत में हमारी मुलाकात होना लिखा था। एक काम करते हैं, मैं भी इस स्कूल में टीचर हूँ। मैं तुम्हारी क्षमता, तकनीक और स्वभाव देखकर एक अच्छा टीचर चुनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। लड़की ने बड़ी खुशी से सिर हिलाया और बोली, क्या वाकई में सर आप मेरी मदद करोगे? उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई टीचर जिसे वो बस ऐसे ही मिल गई हो वो इतनी मदद करेगा। विपिन ने बोरियत से लड़की की तरफ देखा और बोला, ठीक है, चलो अब अपने तकनीक का एक नमूना दिखाओ। जी सर। हैया। कुछ ही पल में लड़की के पंच से पूरे कमरे में एनर्जी आ गई। जैसे जैसे लड़की मार्शल आर्ट्स पोज देती रही वैसे वैसे एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी, और क्योंकि उसकी एनर्जी बिखरने के बजाय लड़की के आसपास ही घूम रही थी, इससे पता चलता है कि उस लड़की का बेसिक ज्ञान बहुत मजबूत है। उसकी एनर्जी शक्तिशाली है लेकिन छुपी हुई है। बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लड़की के रुक जाने पर विपिन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा बेसिक नॉलेज अच्छा है और टैलेंट भी बहुत है तुम्हारे अंदर, और तुमने अपनी प्रैक्टिस पर भी बहुत मेहनत की है। तुम्हारे जैसे जीनियस आजकल कम ही मिलते हैं। बस तुम्हें एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो तुम्हारी तकनीक को तराश सके। पृथ्वी ग्रह के भविष्य बताने वालों की तरह उसने भविष्यवाणी की। बड़ी ही चालाकी से उसने ये कहा ताकि सुनने वाले वही समझें जो वे सुनना चाहते हों, और फिर वे चौंक कर सोचेंगे कि विपिन का कहा कितना सटीक था। खासकर तुम्हारी टांगों में कमाल की ताकत है, बिल्कुल एक हाथी जैसे अपनी जगह पर खड़ी। हर पोज उफनती समुद्री लहरों जैसा है, बेहद शक्तिशाली। अगर तुम आगे भी ऐसी ही मेहनत करोगी तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। लड़की ने शक की नजर से विपिन को देखा और बोली, टीचर मेरे पैर में तो चोट लगी है। डॉक्टर ने तो कहा कि मेरा एक पैर बेकार हो गया है। विपिन को लगा कि उसका झूठ पकड़ा गया। चोट? लेकिन वो भी जिद्दी था, तो फिर बातें बनाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले पोज से ही पता चल गया था। मैंने इसलिए पैर के बारे में ऐसा कहा क्योंकि वो कहते हैं ना, तबाही के बाद ही नया जन्म होता है। चोट लगने की वजह से ही तुम्हें अनजाने ही सही एक मौका मिल गया है जो किसी और के पास नहीं है। अगर तुम ठीक से इस मौके का फायदा उठा सकोगी तो तुम्हारा पैर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। दूसरे बच्चे सोचते ही रह जाएंगे कि ये सब हो कैसे गया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी विपिन सिर्फ बातें बना रहा था। अगर बातों से ही वो उस लड़की को अपना स्टूडेंट बना सके तो वो ऐसा ही करेगा। अभी सबसे जरूरी है किसी भी तरह एक स्टूडेंट को उसकी क्लास में दाखिले के लिए मनाना। लड़की खुश होकर बोली, मौका? सर कैसा मौका? चोट के बाद तो उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो कभी महान मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी नहीं बन सकेगी। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसे क्या पता था कि चोट की वजह से उसे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा।
विपिन बातें बनाता ही जा रहा था। इस मौके के कारण तुम एक बार में ही सफल हो जाओगे। अपनी एज के स्टूडेंट्स में तुम्हें सबसे आगे निकलने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हालांकि वो सच में बेस्ट स्टूडेंट बन सकती है। ये सुनकर लड़की ने शर्मा कर आगे पूछा, हालांकि क्या सर? विपिन ने गहरी सांस लेकर उदासी से कहा, हालांकि ऐसे टीचर जो इस मौके का सही इस्तेमाल कर सकें, ऐसे टीचर इस स्कूल में कम ही हैं। मुझे मिलाकर सिर्फ 3 ही ऐसे टीचर हैं। बाकी दोनों टीचर ने 3 साल पहले ही बच्चों का दाखिला लेना बंद कर दिया था। इसलिए तुम्हारी सिफारिश करना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। दाखिला लेना बंद कर दिया है। लड़की को लगा था चलो कुछ तो अच्छा होगा, पर यह सुनकर वो उदास हो गई। फिर अचानक कुछ याद आने पर बोली, वे दाखिला नहीं ले रहे हैं? पर सर आप तो ले रहे हैं ना? बिल्कुल ले रहा हूं, बस एक बात है, जैसा कि तुम देख सकती हो, मुझे नाम शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। फिर अपने चेहरे पर जिद्दीपन लाते हुए वो आगे बोला, अगर स्टूडेंट असली हीरा नहीं है तो मैं उसे दाखिला नहीं देता। चाहे कुछ भी हो, स्टूडेंट के टैलेंटेड होने पर ही मैं उसे अपनी क्लास में जगह देता हूँ। इससे पहले कि विपिन की बात खत्म हो, लड़की हाथ जोड़कर बोली, मैं जानती हूँ सर, आप महान हैं। प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। मैं पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी और आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। विपिन मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी चेहरे पर उलझन दिखाते हुए बोला, हम पक्का किस्मत से मिले हैं, लेकिन तुम देख सकती हो मुझे शांति पसंद है। लड़की ने देखा कि टीचर थोड़ा नाखुश है तो वो आदर से बोली, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी और जरूरी होने पर ही आपको टोकूंगी। विपिन ने कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए बाकी टीचरों के मुकाबले मेरे पास ज्यादा साधन भी नहीं है और हो सकता है बाकी के स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाएं। लड़की हिचकिचाई, साधन नहीं है? मैंने तो सुना था साधन ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वे कितने होशियार हैं और भी कई सारी चीजों का ध्यान में रखकर ही स्कूल टीचर्स को साधन देता है। बिना अच्छे साधनों के ट्रेनिंग में सुधार करना मुश्किल है। मैंने तो बस तुम्हें परखने के लिए ऐसा कहा। अब क्योंकि तुमने फैसला ले ही लिया है और तुम आदर से मुझे अपना टीचर मान ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। उसने देखा लड़की फिर से पीछे हट रही है। जल्दी से उसने बोला, तुम्हारा पहचान पत्र? अभी इतनी जल्दी? टीचर को एकदम से बदलता देख लड़की हैरान रह गई। हैरानी से उसने विपिन का टोकन लिया जिस पर विपिन का पहचान चिन्ह था। वो सोच ही रही थी कि हाँ करे या ना करे कि अचानक टीचर ने हाथ पकड़ा और खंजर से एक कट लगाया। खून की एक बूंद टोकन पर गिरी और चिंग, एक चिंगारी आई। आह! लड़की हैरान रह गई। टीचर ने तो कहा था उसे सोचना पड़ेगा, उसे नाम और पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सारे काम इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? और खंजर भी तैयार ही था पहले से। खून से जांच के बाद विपिन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अभी से तुम मेरे स्टूडेंट हो। फिर दोबारा एक महान कलाकार की तरह नाटक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम रोमा है। लड़की ने देखा अब वो पीछे नहीं हट सकती, तो फिर उसने सिर्फ हाँ में ही सिर हिला दिया। अपना टोकन ले जाओ, उसे दिखाकर तुम्हें बिस्तर और किताबें मिल जाएंगी और अपने रहने का इंतजाम करना मत भूलना। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, मुझे कल यहीं मिलना। विपिन ने ये कहकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। ठीक है सर, कहकर रोमा चली गई। मैंने एक स्टूडेंट तो बना ही लिया है। रोमा उसकी स्टूडेंट है, ये पक्का करने के बाद विपिन ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। ये बहुत ही मुश्किल काम था। अगर उसने इंटरनेट से एक्टिंग और बातें बनाना ना सीखा होता तो आज एक भी स्टूडेंट को उसकी क्लास लेने के लिए मनाना मुश्किल था। अब एक स्टूडेंट की वजह से वो कम से कम स्कूल से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। एक मुसीबत तो टली। विपिन ने राहत की सांस ली। विपिन ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे एक बोझ कम हो गया हो। अगले ही मिनट उसे लगा उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसके दिमाग से डर और स्टूडेंट ना बना पाने का मलाल धीरे धीरे कम होता लगा। शांत, अब मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हारी जगह आराम से जीऊंगा। पहले वाले विपिन ने जान इसलिए दी
क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में लेने के लिए नहीं मना पाया था, इसलिए मरते वक्त भी उसे अफसोस था। अब जब एक स्टूडेंट क्लास में आ गया है तो उसका आखिरी अफसोस भी चला गया। उसके जाते ही विपिन को इस शरीर पर पूरा कंट्रोल मिल गया। शरीर का पूरा कंट्रोल मिलते ही विपिन ने सोचा क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया जाए, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में झटका लगा और पुरानी घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी बहुत भयानक है, सभी को जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सूरज ढलता है और चांद छुप जाता है, आकाश में कुछ अजीब नजर आता है, अलग अलग कहावतें सुनाई दे रही हैं। विपिन बहुत खुश हुआ। फिर उसके दिमाग में एक आलीशान महल की छवि बनी, उस पर कुछ अक्षर रोशनी में चमक रहे थे। स्वर्ग का संग्रहालय। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। अनगिनत मीनारें, उन पर किताब के स्टैंड ऊंचे खड़े थे, हर तरीके की किताब, शायद हर सब्जेक्ट पर। एक तरफ खड़े होकर देखो तो पता ही नहीं चल पाता कि शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां है। ये शरीर बदलने वालों को मिलने वाला तोहफा तो नहीं। लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी मिली है। उफ, मैं पिछले जन्म में लाइब्रेरियन था। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस जन्म में भी लाइब्रेरियन ही बनूंगा। दूसरों को तो तोहफे में बूढ़े, पूर्वज, गैजेट और ना जाने कितनी तरह की जादुई चीजें मिलती हैं, और मुझे लाइब्रेरी, बस एक लाइब्रेरी, ये मेरे किस काम की। विपिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा वो बेहोश होकर गिर ही जाएगा। लाइब्रेरी इसलिए, ऐसा तो नहीं कि जब लोग मार्शल आर्ट्स करेंगे और मुझ पर तलवार भाले फेंकेंगे तो मैं उन पर किताबें फेंकूंगा। चलो कम से कम ये तो देख लो कि किताबें कौन सी हैं। ये सोचकर विपिन आगे बढ़ा। बेचैनी में विपिन ने एक किताब उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि ये तो पता चले कि लाइब्रेरी क्यों दी गई है उसे, लेकिन किताब की जगह उसके हाथ कुछ नहीं आया। कितनी भी कोशिश करने पर वो कोई किताब नहीं उठा पाया। क्या ये कोई खेल है या फिर किसी तरह का चक्रव्यूह? मुझे लाइब्रेरी दे दी लेकिन मैं कोई किताब नहीं ले सकता, ना कुछ पढ़ सकता हूँ। आखिर चाहते क्या हो? विपिन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या करे, क्या बोले? वो रोने ही वाला था लेकिन आंसू नहीं आ रहे। आसपास थोड़ा घूमने के बाद विपिन को ये समझ आया कि लाइब्रेरी में रखी सारी किताबें सिर्फ परछाई है, जैसे पानी में चांद की परछाई दिखाई देती है। उसे देख तो सकते हैं लेकिन छूना या पकड़ना नामुमकिन। फिर कुछ ना कर पाने की वजह से उसका इंटरेस्ट चला जाता है और वो वापस अपने दिमाग से बाहर दुनिया में आ जाता है। लंच टाइम हो गया। लंच के बाद फिर एक दो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास लेने के लिए कैसे मनाना है ये सोचूंगा। उसने खिड़की के बाहर देखा, लगता है 12 बज गए। आज सुबह से आए 18 स्टूडेंट्स में से वो सिर्फ एक को ही अपना स्टूडेंट बना पाया है। उसका सक्सेस रेट वाकई बहुत कम है। दोपहर को इसी तरीके से काम नहीं चलेगा, चाहे कुछ हो जाए उसे और स्टूडेंट्स लेने ही होंगे। आखिर वो एक एडवांस दुनिया से आया है। अगर वो इन पुराने जमाने के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाया तो वो सिर उठाकर ये कैसे कह पाएगा कि वो एक एडवांस दुनिया से आया है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। अंगड़ाई लेते हुए वो क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ चला गया। उसके पिछले जन्म के स्कूल जैसी ही इस कराटे स्कूल की कैंटीन भी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि यहाँ एक बार में 10,000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का टीचर बनकर उसका मूड भी ठीक था, इसलिए खुशी में उसने कुछ मीठा खरीदा और एक कोने में जाकर बैठ गया। खाना टेस्ट में अच्छा था। अरे ये तो विपिन सर है ना। जब वो शांति से अपना खाना खा रहा था तो एक आवाज आई। ऊपर देखा तो सामने एक आदमी उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस नकली मुस्कुराहट की झलक थी। रितेश सर? विपिन ने पूछा। रितेश का पूरा नाम रितेश भारद्वाज था। उसने विपिन के साथ ही इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उसकी एक बुरी आदत थी, वो दूसरों को खुद से तोलता था और फिर उन्हें नीचा दिखाकर खुश होता था। पुराना विपिन उसकी इतनी बेइज्जती झेल नहीं पाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस आदमी का विपिन की मौत में एक बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी ने उस पर इतना दबाव डाला। आज नए स्टूडेंट्स स्कूल आए हुए हैं दाखिले के लिए, अपने टीचर चुनने के लिए। आपका दाखिला कैसा रहा? और क्योंकि आप इतनी खुशी से यहाँ खाना खा रहे हैं तो इतना भी बुरा नहीं होगा। देखिए ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज ही मेरी क्लास में आए हैं, कुल 12 हैं। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें खाना खिला दूं उनके हॉस्टल जाने से पहले। रितेश ने शान से कहा और उन 12 स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया।
अब तो कोई शक नहीं, ये यहाँ शेखी बघार नहीं आया है। विपिन और रितेश की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही टाइम स्कूल में आए थे तो उसके इस नोक झोंक से बचना लगभग मुश्किल था। इसलिए भी रितेश कई बार उसे नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करता था। बच्चों का एक झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर एक के चेहरे पर खुशी थी और नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा थी। बच्चों, ये है विपिन सर, हमारे स्कूल में बहुत मशहूर हैं। ये हमारे स्कूल में टीचर रैंक में 0 नंबर लेने वाले पहले टीचर हैं। इन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है, रितेश सर ने बच्चों को बताते हुए कहा। सालाना टीचर एग्जाम में 0 नंबर। ओह, मैंने कैंटीन आते हुए सुना था उनका एक स्टूडेंट बिल्कुल पागल हो गया था और लगभग अपाहिज भी हो गया था। मैंने भी यही सुना था। जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि कुछ भी हो उन्हें टीचर ना चुनूं, नहीं तो कुछ सीखना तो दूर, उल्टे यहाँ ये तो बचे हुए टैलेंट बर्बाद करने जैसा ही हो जाएगा। दिखने से तो लगता नहीं, चेहरा तो देखो कितना मासूम है। ये सुनते ही कैंटीन में शोर मच गया। सालाना टीचर एग्जाम में कई चीजें चेक की जाती हैं, उनमें से एक बच्चों का रिजल्ट भी है। अगर किसी टीचर की क्लास में बच्चे हैं तो उसे कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाता है, इसलिए 0 नंबर लेना तो वाकई इतिहास बनाने जैसा है। क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? स्टूडेंट की भीड़ देखकर विपिन बिल्कुल नहीं घबराया। जिसे 0 नंबर मिले वो पुराना विपिन था, उससे मेरा क्या लेना देना। हालांकि उससे गुस्सा नहीं आया था, फिर भी उसे रितेश सर की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे उनका दूसरों का मजाक बनाकर खुद को अच्छा दिखने का तरीका बेहद गलत लगा। उसने हाथ हिलाकर कहा, जब आपका जी भरकर बोलना हो जाए तो प्लीज यहाँ से चले जाएं, मेरे खाने के बीच में रुकावट ना डालें। रितेश को कोई अंदाजा नहीं था इस इंसान को थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी। जब उसके बारे में नए स्टूडेंट्स को पता चलेगा, यहाँ तो उसे मक्खी की तरह जाने को कह रहा है। गुस्से से रितेश का मुंह लाल हो गया। उसने सर उठाकर एक टीचर के घमंड से कहा, 0 नंबर लेकर स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा है तुमने, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? शर्म? मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? तुमने खुद ही कहा मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ। सारे नए स्टूडेंट्स मुझे पहले से ही जानते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें कौन जानता है? विपिन ने झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें कितने नंबर मिले, क्या ये सब जानते हैं? स्कूल आने से पहले क्या ये लोग तुम्हें जानते थे? अगर तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया हो तो शायद ये तुम्हें अपना टीचर भी न मानते। टीचर होकर भी तुम इनके लिए अनजान ही हो। आखिरकार फिर तुम्हें किस बात का घमंड है? क्यों इतना घमंड करते हो? क्या अगर किसी और को 0 नंबर मिले तो वो अपना सिर ऊपर भी ना उठाए, बाहर जाना ही छोड़ दे डर से कि कहीं कोई चलती सड़क पर बेइज्जती ना कर दे। लेकिन ये इंसान तो बिल्कुल अजीब किस्म का है, उल्टा खुश हो रहा है और गर्व से सबको 0 नंबर के बारे में बता रहा है। मुझे ही कह रहा है 0 क्यों नहीं लाए। गुस्से से रितेश चिढ़ गया। ये तो सच में बेशर्म है। आखिरकार नंबर तो 0 ही है, 0 नंबर लाने पर कैसी खुशी, कैसा गर्व। उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। उसकी इज्जत का क्या, नाम का क्या, ये टीचर इतना बेशर्म, शर्मिंदा, क्या मजाक है। जिस दुनिया से वो आया है वहाँ लोग मशहूर होने के लिए क्या क्या नहीं करते। मशहूर होने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नकली खबरें, बेकार फिल्में और पता नहीं क्या क्या। उन्हें तो कोई शर्म नहीं आती। एग्जाम में 0 नंबर लाना तो उन चीजों के सामने कुछ भी नहीं है। रितेश गुस्से से चिल्लाया, टीचर के लिए सबसे जरूरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। मैं तुमसे बहस करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। जब तुम्हें कोई स्टूडेंट मिले तब बात करेंगे, तभी देखेंगे किसके स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स में ज्यादा माहिर हैं। ये कहकर रितेश मुड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी और एक लड़की की बातचीत सुनाई दी। वो टीचर बुरे नहीं है, उनका मिजाज भी अच्छा है। एक घबराई लड़की की आवाज आई, लेकिन उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। मैडम, मेरी बात सुनिए, यहाँ के लिए निकलने से पहले साहब ने मुझे कहा था कि आपको शर्मा सर के पास ही ले जाऊं, लेकिन आप जाना ही नहीं चाहती। आप तो मुझे भी बाहर ही छोड़कर आई थी और सभी को छोड़कर आपने उस टीचर को चुना। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज से ही निराशा झलक रही थी। वो टीचर उतने बुरे नहीं है जितना आपने कहा था। वो एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे मेरी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ठीक तरह से मेहनत करूंगी तो मैं क्लास में पहली रैंक ला सकती हूँ।
ये सब कहने पर भी उस लड़की की आवाज में हिचकिचाहट लग रही थी। तुम पहली रैंक लाना चाहती हो। अगर तुम उस टीचर से पढ़ोगी तो पहली रैंक तो दूर की बात है, तुम्हें पोज करने की भी बुद्धि नहीं रहेगी। मैडम, क्या आपको पता नहीं वो कौन है? वो इस स्कूल का सबसे बेकार टीचर है। उसे तो 0 नंबर मिले हैं। आप जल्दी से अपना दाखिला उनकी क्लास से वापस ले लो। अगर साहब को पता चल गया तो वे मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। उस बूढ़े आदमी की बात सुन के वो लड़की डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उलझन की वजह से वो अभी रोने लगेगी। उन दोनों की बातें सुनकर रितेश की आंखों में चमक आ गई और वो हंसते हुए विपिन की ओर देखने लगा। विपिन सर, क्या इस बच्ची को अभी अभी आपने अपनी क्लास में दाखिला दिया है? लगता है आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लगता है ये अपना नाम वापस लेने की सोच रही है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसका टीचर उसके लिए ठीक नहीं है तो वो उसका टोकन वापस दे सकता है और फिर कोई दूसरा टीचर ढूंढ सकता है। रितेश के ऊंची आवाज में ऐसा कहने पर काफी बच्चों की भीड़ आसपास इकट्ठा हो जाती है। वो लड़की और उसका नौकर भी रितेश और विपिन की ओर देखने लगता है। मैडम, क्या ये वही टीचर है जिनका टोकन आपने लिया है? उस बूढ़े नौकर की नजर विपिन पर पड़ी। हाँ, ये वही है, लड़की ने जवाब दिया। नौकर उसी वक्त अपनी जगह से उठकर विपिन की ओर जाने लगा। विपिन सर, मेरी मैडम अपना नाम वापस लेना चाहती है। भैया, नौकर की जल्दबाजी ने लड़की को हैरान कर दिया। लड़की ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और जल्दी से नौकर के पीछे पीछे आ गई। उसने विपिन की ओर देखा और बोली, सर मैं... ये वही लड़की थी जिसे विपिन ने अभी कुछ देर पहले अपना स्टूडेंट बनाया था, रोमा। रोमा, तुम्हें पता है कि मैं हर किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट इसलिए बनाया क्योंकि शायद किस्मत में यही लिखा था, वरना आज हमारी मुलाकात क्यों होती। तुम अपना नाम वापस लेकर इतने अच्छे मौके को हाथ से क्यों गंवाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि कितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूँ। सच तो ये था कि विपिन उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था, जिसे उसने इतनी मेहनत से अपनी क्लास में लेने के लिए मनाया था। इसलिए उसने एक ऊंचे लहजे में ये सब बातें कहनी शुरू कर दी। ये क्या कह रहे हो? विपिन की बातें सुनकर आसपास के लोग हैरानी से विपिन की ओर देखने लगे। उन्हें लगा, क्या ये आदमी पागल हो गया है? भला ऐसे कोई कहता है क्या? क्या मतलब? तुम स्टूडेंट्स का दाखिला नहीं ले रहे हो? और क्या कहा? कई लोग तुम्हारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। अरे तुम्हें स्टूडेंट्स अपना टीचर नहीं बनाना चाहते। ये सब होता देख लड़की ने अपने नौकर को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, नौकर ने देखा अभी भी मैडम उलझन में है, तो नौकर फिर बोला, विपिन सर, मैडम अपना नाम आपकी क्लास से वापस लेना चाहती है। वे बस कह नहीं पा रही हैं। आशा करता हूँ आप उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे और नाम वापस लेने की जो भी प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाएंगे। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस? तुम्हें इस बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। अपना नाम वापस लेने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए, इससे इसका नाम खराब होगा। एक टीचर की क्लास से नाम वापस लेकर दूसरे टीचर इसे अपनी क्लास में लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। क्या तुम अपनी जिद के कारण अपनी मैडम का भविष्य खराब करना चाहते हो? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? ये नौकर घबरा गया। स्टूडेंट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन इससे उस टीचर का नाम बदनाम होता है। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर स्टूडेंट्स एक क्लास से अपना नाम वापस ले सकता है तो वो और क्लासों से भी अपना नाम वापस ले सकता है। इस तरह के स्टूडेंट्स को टीचर कम ही दाखिला देते हैं, जिससे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिगड़ जाता है। जो स्टूडेंट टीचर को बुरा कहकर उसका अपमान कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट को टीचर अपना टोकन क्यों देंगे? ऐसे स्टूडेंट को दाखिला देने का मतलब दूसरे टीचर की बेइज्जती करना भी होगा। सभी टीचर एक ही स्कूल के हैं, इसलिए एक स्टूडेंट के लिए वे अपने ही साथियों को दुखी नहीं करना चाहते। और अगर किसी स्टूडेंट को टीचर ना मिले तो उस स्टूडेंट का भविष्य तो खराब हो ही जाता है। थोड़ी देर पहले ही नौकर जिद पकड़कर बैठा था, लेकिन ये सब सुनकर वो मुसीबत में पड़ गया। आखिरकार वो बस एक नौकर है। अगर उसकी वजह से उसकी मैडम का भविष्य खराब हो गया तो पता नहीं उसका क्या होगा। नौकर को उलझन में देख विपिन ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, तुम्हारी मैडम टैलेंटेड है, मैं उन्हें ठीक से पढ़ाऊंगा, वे जरूर अच्छे नंबर ले आएंगी। क्या मजाक है? कोई कैसे भला मरे हुए पक्षी को उड़ना सिखा सकता है? 1 मिनट, कौन कहता है कोई और टीचर दाखिला नहीं देगा? सुनो लड़की,
अगर तुम अपना नाम इस टीचर की क्लास से वापस लेती हो तो मैं अभी तुम्हें अपनी क्लास में दाखिला देता हूँ। इससे पहले कि विपिन आगे कुछ और कहता, रितेश बीच में ही बोला। वो तो अभी अभी कह रहा था कि बहस नहीं करूंगा और मौका मिलते ही फिर शुरू हो गया। क्या ये कभी मुझे चैन से नहीं रहने दे सकता? अब विपिन को गुस्सा आ गया। रितेश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ? अरे इस लड़की को तो देखो, टैलेंटेड है लेकिन डर से कुछ नहीं कह पा रही है। मैं इसका भविष्य कैसे खराब होने दूं? अगर ये नाम वापस लेना चाहती है तो मैं इसे अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार सभी स्टूडेंट्स पढ़ने ही तो यहाँ आए हैं। ये बिल्कुल सही है कि वे उसी टीचर से पढ़ें जिससे पढ़ना चाहते, उससे नहीं जिस टीचर को एग्जाम में 0 नंबर मिले हों। खुशी से रितेश जोर जोर से हंसने लगा। सरेआम स्टूडेंट्स को चुराना, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात के बारे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहूंगा? ये कोई मामूली बात नहीं, सरेआम स्टूडेंट्स को भड़का रहा है। हालांकि स्कूल ने टीचर को अपनी मर्जी से स्टूडेंट चुनने की छूट दे रखी है, लेकिन इस तरह से भड़काए जाने को वे हल्के में नहीं लेंगे। ऐसा हो जाए तो स्कूल नहीं, टीचर के लिए स्टूडेंट्स हड़पने का मैदान बन जाएगा। स्कूल का माहौल बिगड़ेगा और टीचर भी झगड़ना शुरू कर देंगे। रितेश बोला, स्टूडेंट को भड़काना? ये क्या बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? कम से कम स्टूडेंट को खुद टीचर चुनने का मौका तो दो। हम दोनों इसे अपनी अपनी सलाह देंगे, उसे खुद ही फैसला करने दो। क्या कहते हो जाए कंपटीशन? टीचरों के बीच सलाह देने का कंपटीशन। विपिन घबरा गया। उसके पास पुराने विपिन की याददाश्त तो थी, लेकिन उसे उन यादों को इस्तेमाल करना नहीं आता था। ज्यादा से ज्यादा उसे टेक्निक के नाम पता थे, बस। पुराने विपिन को बस नाम बताने ही आते थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसे ही नहीं पता था तो नए विपिन को कैसे पता होगा? ऊपर से सलाह देना, वो पक्का रितेश से हार जाएगा। रितेश को टेक्निक के बारे में उससे तो ज्यादा ही पता होगा। क्या हुआ, चैलेंज मारने से डर गया? ये तो नियमों में साफ लिखा है, टीचर आपस में चैलेंज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स सही चुनाव कर सकें। इसे तो भड़काना नहीं कहते ना? रितेश हंसते हुए बोला। उसने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की और ऐसे खड़ा हो गया मानो चैलेंज ही जीत गया हो। स्टूडेंट्स को हम किस चीज पर सलाह देंगे? विपिन को समझ आ गया था, अगर आज उसने इस मामले को ठीक तरह से नहीं सुलझाया तो उसका इकलौता स्टूडेंट तो वापस चला ही जाएगा और कोई उसका नया स्टूडेंट फिर कभी नहीं बनेगा। टीचर स्टूडेंट्स को उनके मार्शल आर्ट्स के बारे में कई सलाह दे सकते थे, उनके टैलेंट पर, टेक्निक पर, गलतियों पर। और क्योंकि हर टीचर का टेक्निक अलग अलग है, इसलिए उनकी सलाह भी अलग होगी। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स नए हैं, ना इन्हें हम जानते हैं ना ये हमें जानते हैं। हम इन्हें अपने अपने पंच पोज दिखाने के लिए कहते हैं, फिर हम उनकी गलतियों पर उन्हें सलाह देंगे और उन्हें कैसे ठीक करना है ये बताएंगे। उसके बाद फिर पोज करने के लिए कहेंगे। जिसकी सलाह से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है? रितेश कभी इस तरह से स्कूल के दूसरे टीचर को चैलेंज ना करता, लेकिन उसे पता था विपिन को सलाह देना नहीं आता, इसलिए उसे भरोसा था वो विपिन से अच्छी सलाह देगा ही। विपिन घबरा गया। तुम चैलेंज लड़ने से डर तो नहीं गए? अभी तो कह रहे थे कि तुम ही स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं देते। अगर वाकई तुम इतने अच्छे टीचर हो तो साबित करो। इस मासूम लड़की का भविष्य तो खराब मत करो। रितेश ने उसे उकसाने की कोशिश की। ठीक है, विपिन ने आस पास देखते हुए कहा। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हार जाएगा, मर तो नहीं जाएगा ना। अगर उसने चैलेंज नहीं लड़ा तो उसका इकलौता स्टूडेंट भी नाम वापस ले लेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया तो वो कुछ इधर उधर की बातें करके निकलने की कोशिश करेगा। शर्मनाक है तो क्या हुआ, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। रितेश सर और विपिन सर चैलेंज लड़ रहे हैं, इन दोनों में से कौन जीतेगा? ये तो वही है, इसी को 0 नंबर मिले थे, ये फिर भी चैलेंज लड़ रहा है। सच में क्या इसे और बेइज्जत होना है? चैलेंज की बात सुनकर स्टूडेंट्स की भीड़ खाना बीच में ही छोड़कर दोनों की ओर देखने के लिए लग गई। आज दाखिले का दिन था। कई लोगों ने 0 नंबर वाले टीचर के बारे में सुना था, पर कोई उससे मिला नहीं था। सभी जानना चाहते थे कौन जीतेगा। नियमों के हिसाब से तुम मेरे स्टूडेंट को सलाह दोगे और मैं तुम्हारे। स्टूडेंट्स को इकट्ठा होते देख रितेश को और जोश आ गया और वो खुलकर मुस्कुराया। चैलेंज समान हो इसलिए टीचर को अपने स्टूडेंट को सलाह देना मना है, ताकि नकल की गुंजाइश न रहे। उन्हें बस एक दूसरे के स्टूडेंट्स को सलाह देनी है। चैलेंज के नियम और तरीका बताकर रितेश एक महान टीचर की तरह कोने में खड़ा हो गया और लड़की की तरफ देखकर बोला, लड़की यहाँ आओ।
मुझे अपना मार्शल आर्ट का बेसिक पोज दिखाओ और फिर अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर मारो। मैं? लड़की हैरान होकर विपिन की ओर देखने लगी, फिर हिम्मत कर आगे बढ़ी। उसने रितेश को अपना मार्शल आर्ट बेसिक पोज करके दिखाया। फिर पहले की ही तरह उसकी एनर्जी से हवा में हलचल होने लगी और आखिरी पोज होते ही जोर की आवाज आई। उसके पंच की आवाज पूरी कैंटीन में गूंज गई। अगर किसी ने अपनी आंखों से ना देखा होता तो कोई नहीं मानेगा कि इस घबराई लड़की ने पंच मारा होगा। उसका पोज मजबूत था और पंच जोरदार। कोई देख के ही कह सकता था उसने अच्छी प्रैक्टिस की है। फिर लड़की ने मुड़कर दोनों टीचर की ओर देखा। पोज देखने के बाद विपिन मायूस हो गया। जितना उसे पता था पुराने विपिन को भी नहीं पता था कि क्या गलती निकले। इसमें कोई हैरानी नहीं कि 0 नंबर मिले थे। कोई भी कमी निकालने के लिए उसकी नजर कमजोर थी। रितेश ने देखा लड़की में टैलेंट है और मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर पंच मारो। वो उसके दिमाग से उसका ध्यान अभी ही हटा था और उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसे तो पोज का नाम भी नहीं पता। वो गलती कैसे निकाले, सलाह कैसे दे। विपिन सर प्लीज मेरी गलती सुधारें। रोहन आगे बढ़ा और विपिन की ओर देखकर बोला, एक तरफ से रोमा उसे देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि जिस एक्सपर्ट से वो अभी अभी मिली थी वो रोहन को कैसे सलाह देगा। सबकी नजरें उस पर थी। अगर उसने कुछ न कहा तो उसका मजाक बन जाएगा। वो कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि अचानक उसे किताब में लिखी गलतियां याद आने लगी। उसे नहीं पता कि जानकारी सही थी या गलत, लेकिन इस वक्त कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था उसे। इसलिए उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे पोज में बहुत गलतियां हैं, कुल 12 गलतियां। हाँ कहता हूँ बहुत गलतियां हैं, 12। मैंने गलत तो नहीं सुना ना? तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। ये नेवला पंच बहुत साधारण है। पूरे देश में इसे सभी स्कूल सिखाते हैं। हजारों साल के बाद इतनी कोशिशों के बाद इसे इस पोज में ढाला गया है। ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इतना भी गलत नहीं था। तुम्हें सच में इसमें 12 गलतियां नजर आ रही हैं। झूठ, शायद इसे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए कुछ भी फालतू बोले जा रहा है। पहले स्टूडेंट्स उसकी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तभी जोर जोर से हंसने लगे। नेवला पंच सबसे बेसिक पोज में एक था। अगर कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है तो उसे नेवला पंच सीखना जरूरी था। वो इतना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन हजारों सालों तक एक्सपर्ट्स ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, इसलिए उसमें सबसे कम गलतियां थी। लोग तो उसे परफेक्ट पंच भी कहते हैं। ऐसे पोज में ये आदमी 12 गलतियां निकाल रहा है, ये कैसा मजाक है। 0 नंबर की बात ना भी सोचें तो पोज बनाने वाला इसमें 12 गलतियां नहीं निकाल पाएगा। ओह विपिन सर, आप सच में एक्सपर्ट हैं। नेवला पंच में 12 गलतियां, हमें भी तो बताएं। रितेश को नहीं लगा था कि विपिन ये सब कह देगा, लेकिन अब मौका मिलते ही उसने जोश में आकर विपिन को शर्मिंदा करने की कोशिश की। यही वक्त था अपने जोश को ताकत में बदलने का। ये सब सुनकर भी विपिन ने अपने मन का डर चेहरे पर नहीं आने दिया। उसे क्या पता था कि रोहन ऐसा पोज करेगा जिसके बारे में सबको पता हो। पुराने विपिन को जरूर पता होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी इस शरीर में आया था इसलिए याद ठीक से नहीं आ रहा था। लेकिन वो दूसरी दुनिया का है जहाँ जानकारी की कमी नहीं है। उसे शर्मिंदा करना इतना आसान नहीं। हिम्मत करके वो फिर बोला, भरोसा नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, और क्योंकि तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोमा चलो, इस तरह का चैलेंज का कोई तुक नहीं है। रुक जाओ, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, आगे बोलो। विपिन को जाते देख रितेश ने उसे तुरंत रोका। तो लग रहा था कि विपिन जानबूझकर गलतियां बढ़ाकर बोल रहा है ताकि लोग उसकी बात पर हंसें और उसे ऐसा कहकर भागने का मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा तो वो विपिन को कैसे जाने देता। ये देखकर कि विपिन पूरी तरह से फंस गया है, अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उस किताब को खोले और जो लिखा है उसे पढ़ दे। अगर मरना ही है तो ठीक है। उसने किताब खोली और गलतियां दोबारा पढ़ी। उसकी नजर आखिरी गलती पर पड़ी और फिर बोला, तुमने पोज दाएं हाथ से किया, मेरी सलाह मानो उसे बाएं हाथ से करो और फिर दीवार पर पंच मारो। क्या पता उसे मिला तोहफा ठीक हो। वैसे भी कोई बचने का दूसरा रास्ता तो था नहीं। बाएं हाथ से ये भी तो सलाह हो सकती है। क्या मजाक है, बाएं हाथ सभी का कमजोर होता है। अगर बाएं हाथ से करेगा तो उसका पूरा पोज खराब तो नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट्स विपिन की ओर देखने लगे। सबको पता था बाएं हाथ कमजोर होता है, रोहन का भी होगा, फिर भी बाएं हाथ से पोज करने के लिए कह रहा है।
ये कैसा मजाक है। रितेश ने सोचा मैं बस जीत ही गया, पर फिर भी उसने रोहन को कहा, रोहन जैसा कहा है वैसा करो। रोहन अभी अभी उसका स्टूडेंट बना था, इसलिए उसे पता था रोहन ज्यादातर दायां हाथ ही इस्तेमाल करता है। अगर बाएं से करेगा तो 30 किलो ही ले पाएगा। जब कोई स्टूडेंट 62 से सलाह लेने के बाद 30 किलो पर आएगा तो विपिन तो पूरा बदनाम हो जाएगा। फिर देखेंगे कैसे वो स्कूल आ पाएगा। रोहन भी हंसकर बोला ठीक है, और फिर से पोज बनाया। उसे पता था कि उसका बायां हाथ कमजोर है और बाएं हाथ से पंच क्या मजाक है। नेबला पंच वो बचपन से कर रहा है। उसने दाएं से ही करा है, लेकिन वो जल्दी ही बाएं से करना भी सीख गया। पोज से एनर्जी तो आई, लेकिन पहले से कम लग रही थी। विपिन घबराहट में था, कहीं मेरा तोहफा झूठा तो नहीं। बाकी लोगों को तोहफे में पूर्वजों की सलाह मिलती है या कोई पावर। अगर वो सही इस्तेमाल कर सकें तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसे तो किताबें मिली। अगर किताब का लिखा गलत है तो पक्का स्कूल से निकाला जाएगा। भैया जल्दी ही पोज खत्म हुआ। रोहन ने दीवार के पास जाकर बाएं हाथ से पंच मारा। धाड़, नंबर आए 1। मैं तो सोच रहा था 30 होगा। 1 लिखा देख रितेश हंसने लगा, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात खत्म करता शब्द उसके गले में अटक गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। 123, 1, 2, 3, 123 किलो। पहली बार 62 किलो और दूसरी बार बढ़कर 123 किलो। ये तो दोगुना हो गया, मतलब 100% की बढ़ोतरी। क्या सच में स्कूल के सबसे अच्छे टीचर भी अपनी पहली सलाह में ऐसा शायद ना कर सके। रोहन को भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये मैंने किया? वो दीवार की तरफ देखता ही रह गया। उसे पता था कि वो ज्यादातर अपना दायां हाथ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे सोचा भी नहीं था कि उसके बाएं हाथ में इतनी ताकत होगी। लेकिन ये दुगनी ताकत वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। बाकी स्टूडेंट्स भी अवाक रह गए। विपिन का तो दिल किया कि खुशी से उछल पड़े। लाइब्रेरी की जानकारी सच है, किसी भी इंसान का टैलेंट और कमियां जानना और फिर उसे सही तरह से इस्तेमाल करना, कई दुनिया में घूम सकने वाले किसी भी इंसान के लिए ऐसा तोहफा मिलना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विपिन हंसते हुए बोला, तो अब क्या कहते हो? तुम्हारी सलाह से 20% बढ़ोतरी हुई और मेरी सलाह से 100%। रितेश सर, अब क्या कहना चाहते हो? रितेश का मुंह लाल हो गया और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसने तो ये चैलेंज विपिन को शर्मिंदा करने के लिए रखा था, लेकिन यहाँ तो उसे खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है। फिर उसने अपनी जेब से एक टोकन निकाला, अपनी उंगली पर एक कट लगाकर खून की एक बूंद उस टोकन पर डाली और रोहन को देते हुए कहा, रोहन मैं तुम्हें अपनी क्लास से छूट देता हूँ। अब तुम विपिन सर को अपना टीचर बना सकते हो। ऐसा कहकर वो विपिन की ओर मुड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन अगली बार चैलेंज में मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इस बार न सिर्फ उसे शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि एक स्टूडेंट को भी खोना पड़ा। विपिन से हारना अपने मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। दूसरे टीचरों से हारना एक अलग बात है, लेकिन 0 नंबर वाले टीचर से हारना। टीचर रितेश को जाता देख रोहन का सिर झुक गया। माना कि एक बार की सलाह से उसका पंच सुधर गया, लेकिन वो भी यही मानता था कि ऐसा सिर्फ विपिन की किस्मत अच्छी होने के कारण हुआ। विपिन को असल में कुछ नहीं आता है। बढ़िया, तो अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, जल्दी करो, अपना पहचान पत्र निकालो। विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहन क्या सोच रहा है। वो अभी भी चैलेंज में एक स्टूडेंट को जीतने की खुशी मना रहा था। उसने बड़े ही गर्व से अपना टोकन रोहन की ओर उछाला। हालांकि रोहन विपिन को अपना टीचर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे चैलेंज के रिजल्ट का सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर उसने विपिन को अपना टीचर नहीं बनाया तो कोई और टीचर उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। इसलिए उसने चुपचाप उस टोकन पर अपने खून से निशान बनाया। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, विपिन बोला। पहचान पत्र लेने के बाद विपिन ने और कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और वो कैंटीन से बाहर चला गया। अपनी क्लास में वापस आकर विपिन ने अपने दिमाग में बनी लाइब्रेरी की परछाई को थोड़ा और टटोलने की सोची। कुछ देर जांच के बाद उसे समझ आया कि जब भी कोई उसके सामने अपना टैलेंट दिखाएगा, तभी उस स्टूडेंट की जानकारी एक किताब के रूप में उसके सामने आ जाएगी। इस बार तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। इस लाइब्रेरी की मदद से वो किसी की भी जानकारी पहली मुलाकात पर ही जान जाएगा और फिर 0 नंबर आने की नौबत कभी नहीं आएगी। ऐसा सोचकर उसका दिल खुशी से भर गया और अब वो अपने भविष्य के लिए बेहद उत्सुक था। क्या तुमने सुना? रितेश सर और विपिन सर में अभी अभी चैलेंज हुआ था। वही विपिन सर जिन्हें 0 नंबर मिले थे। चैलेंज तो पक्का विपिन सर ही हारे होंगे। कमाल की बात तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विपिन सर जीत गए। उन्होंने तो बस कुछ अजीब सी सलाह दी, जिससे रितेश सर के स्टूडेंट के पंच की पावर 100% बढ़ गई। 100% पहली सलाह में?
शर्मा सर भी ऐसा नहीं कर सकते तो विपिन सर कैसे करेंगे? झूठ मत बोलो। झूठ कैसे हो सकता है? पूरी कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा है। जिन्होंने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा था वे उसी बात पर चर्चा कर रहे थे। 100% की बढ़त। मुझे तो लगता है किस्मत ने साथ दे दिया इसका इस बार। उसकी खुद की इतनी समझ कहाँ। करीमनगर देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। रेनू उस शहर के मेयर की बेटी है। बचपन से ही अच्छे स्कूलों में पढ़ी है और उसका कराटे स्कूल आने का कारण भी सिर्फ शर्मा सर के स्टूडेंट बनना है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शर्मा सर से भी अच्छे किसी टीचर के बारे में सुनेगी, तो उसका इन बातों पर विश्वास न करना स्वाभाविक था। किस्मत? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किस्मत के सहारे कोई 100% की बढ़ोतरी कर सकता है। पास ही बैठे एक और स्टूडेंट ने उसकी बात का जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं विपिन सर को पहचानती नहीं? किस्मत नहीं तो और क्या होगा? मत भूलो कि ये वही टीचर है जिसे 0 नंबर मिले थे और लगभग स्कूल से निकाल ही दिया गया था। ऐसा टीचर भला किस काबिल होगा? मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं अभी उसकी पोल खोल सकती हूँ। रेनू बचपन से ही बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे अपनी बात को किसी भी तरह मनवाने की आदत थी। किसी बुरे टीचर की तारीफ सुनकर उससे चुप नहीं रहा गया और वो चिढ़ गई। ठीक है, हम भी जानना चाहते हैं कि वो टीचर वाकई में कैसा है। वे तीनों उसी वक्त उठकर कैंटीन से बाहर चले गए। थोड़ा पूछताछ कर उन्होंने विपिन की क्लास ढूंढ ली और बिना इजाजत के अंदर चल दिए। क्या आप ही विपिन सर हैं? क्लास में घुसते ही उन्होंने देखा एक आदमी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है। देखने में तो टीचर जैसा नहीं लगता, कम से कम अच्छे टीचर जैसा तो नहीं। थोड़ी देर तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में आते देख विपिन लाइब्रेरी का निरीक्षण छोड़ उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं ही हूँ। हमने सुना है आपने अभी रितेश सर को चैलेंज में हराया। आपकी सलाह से उनके स्टूडेंट्स ने 100% सुधार किया। रेनू ने अविश्वास के साथ पूछा। विपिन की हामी भरते वो आगे बोली, तो मुझे भी सलाह दें, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी भी ताकत 100% बढ़ा सकते हैं। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इतना कहकर विपिन ने उसे जाने को कहा। टीचर्स की भी अपनी इज्जत होती है। वे कोई बंदर नहीं जो जहां चाहा नाचने को बोल दिया। वो ऐसे कैसे किसी की भी राह चलते को सलाह दे सकते हैं। वैसे भी इतना भी क्या घमंड, मैं तुम्हारा नौकर नहीं, विपिन ने सोचा। टाइम नहीं है क्या? टाइम नहीं है क्या? आप अभी खाली नहीं बैठे थे? बस मुस्कुराए जा रहे थे। रेनू को समझ में आ रहा था कि विपिन बस उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। उसने अपने सभी दोस्तों के सामने ये कह दिया था कि वो इस टीचर की पोल खोल कर रहेगी। अब उसे बिना कुछ कहे वहां से भगाया जा रहा है। हरगिज नहीं। मुझे स्टूडेंट्स का दाखिला लेना है। मेरे पास एक घमंडी लड़की की जिद पूरी करने का समय नहीं है, विपिन शांति से बोला। रेनू गुस्से से चिल्लाई, आप? वो इस शहर के मेयर की बेटी है। वो जहां भी जाती है उधर लोग उसकी तारीफ करते हैं और ये आदमी न केवल उसे मना कर रहा है बल्कि घमंडी भी कह रहा है। टीचर है तो क्या हुआ, ऐसे बोलने का हक किसी को नहीं। दांत पीसते हुए रेनू बोली, सर हम ऐसा क्या करें जिससे आप हमें सलाह देंगे? विपिन ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे अपना टीचर बना लो। रेनू ने देखा कि विपिन उसकी ओर देखे जा रहा है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। ठीक है, मैं आपको अपने टीचर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे गलत सलाह दी तो मैं आपकी पोल पूरे स्कूल के सामने खोल दूंगी। रेनू ये क्या कर रही हो? अगर तुमने इसे अपना टीचर बना लिया तो तुम शर्मा सर की स्टूडेंट नहीं बन पाओगी। बाकी दोनों स्टूडेंट्स रेनू की बात सुनकर चिल्लाए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अपने दोस्तों की बात सुन रेनू हिचकिचाई। उसे पता था स्कूल के नियमों के अनुसार वो एक बार में एक ही टीचर की स्टूडेंट बन सकती थी। दूसरे टीचर का स्टूडेंट बनने से पहले उसे पहले टीचर की क्लास से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि दूसरा टीचर उसे अपनी स्टूडेंट बनाए। शर्मा सर जैसे टीचर तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। विपिन ने उकसाया, रुक क्यों गई? हिम्मत नहीं है तो जल्दी करो और जाओ यहाँ से। मेरा काम मत रोको, मुझे और स्टूडेंट्स का दाखिला लेना है। विपिन की बात सुन रेनू गुस्से से बोली, किसने कहा हिम्मत नहीं है? मैं आपको अपना टीचर मानती हूँ, आप मुझे दाखिल कर लें। विपिन ने फिर उसे भगाने की कोशिश की। तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम में बहुत गुस्सा और घमंड है। मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। वो चाहता था कि उसे रोमा की तरह ही सभ्य और शांत स्टूडेंट्स मिले जो उसकी बात चुपचाप मान ले। लेकिन रेनू तो लड़ती रहती है, उसकी हर बात में गलतियां ढूंढती है। अगर उसके पास ऐसे स्टूडेंट्स ना ही हों तो ही अच्छा है। आप
रेनू को लगा था कि उसकी इतनी मिन्नतों के बाद विपिन को उसे स्टूडेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो अब भी मना कर रहे थे। रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो तो उसका झूठ पकड़ने आई थी और अगर वो अब यहाँ से गई तो खुद गलत साबित हो जाएगी। शायद विपिन जानबूझकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका झूठ न पकड़ा जाए। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। ओह ठीक है, तो इस बार वो अपनी गलती मान लेगी, लेकिन मौका मिलते ही उसके झूठ को पूरे स्कूल के सामने लाकर रहेगी। इतना सोचकर वो शांत हुई और मुस्कुराकर विपिन से बोली, सर नाराज मत होइए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, माफ कर दीजिए। मैं सच में आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपनी स्टूडेंट बना लें। रेनू की बात सुन विपिन बोला, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना होगा। तुम्हें इस कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, मुझे धूल का एक कण भी ना दिखाई दे। फिर तुम्हें बाथरूम साफ करना होगा और पोछा भी लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा काम देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं तुम्हें स्टूडेंट बना लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? रेनू गुस्से से चिल्लाई। वो एक मेयर की बेटी है, बचपन से उसके घर पर नौकर है, उसे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये मुझे सफाई करने के लिए कह रहा है। मैं बाथरूम साफ करूं, पोछा लगाऊं? इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? विपिन ने फिर कहा, अगर तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई आलसी और कामचोर स्टूडेंट नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगा मेरे साथ खेल खेलोगी? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। किसने कहा मैं कामचोर हूँ? मैं अभी सफाई कर देता हूँ, रेनू चीखी। वो झाड़ू से कमरे में सफाई करने लगे। रेनू छोड़ो न, चलते हैं, मुझे तो लग रहा है ये बस तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर रहा है और सच में इसे कुछ नहीं आता। मेयर की बेटी को सफाई करते देख उसके दोस्त बोले। ये सब देखकर वे हैरान भी थे और इसलिए वे उसे रोकने लगे। रेनू तेवर दिखाते हुए बोली, तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी इसकी सारी पोल खोल दूंगी। मैं आज तक किसी से नहीं हारी। उन दोनों को रेनू के गुस्से के बारे में पता था। अगर वो कुछ जिद पकड़ लेती है तो किसी की नहीं सुनती थी। थोड़ी देर सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा। रेनू का नौकर भी तो साथ आया था, उसे इस बारे में बता देते हैं। जब उसे पता चलेगा कि एक 0 नंबर वाला टीचर रेनू से ऐसे काम करा रहा है तो वो जरूर इसे रोकेगा। चलो उसे ढूंढते हैं। उसके दोस्त वहां से चले गए। रेनू का जिद्दीपन किसी भी दूसरे अमीर घर की लड़की जैसा ही था। कभी कोई काम ना करने के बाद भी उसने ठान लिया था कि वो काम करेगी। जल्दी से उसने कमरे की सफाई की और फिर बाथरूम भी चमका दिया। विपिन ने ये सब देखकर तारीफ की, बहुत अच्छे, अब तो आप खुश है ना? अब तो मुझे स्टूडेंट बना लें। रेनू ने गुस्सा काबू करते हुए कहा। उसका तो मन कर रहा था कि इस आदमी को पंच मारे। उसने खुद को बड़ी ही मुश्किल से रोका। रेनू की गुस्से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए विपिन ने कहा, अपना पहचान पत्र लाओ। उसका पहचान पत्र लेकर विपिन ने उसकी तरफ एक टोकन उछाला, फिर एक गहरी सांस लेकर टोकन पर खून की एक बूंद डाल दी। रेनू की इच्छा पूरी होने ही वाली थी। अब उसे बस इस आदमी के असली चेहरे को सबके सामने लाना था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाई और शांत दिखते हुए बोली, मैं अब आपकी स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे कुछ सलाह देंगे? अपने पोज दिखाओ ताकि मुझे पता चले तुम्हें कितना आता है। विपिन बोला, जी सर। बिना एक शब्द और कहे रेनू ने सिर झुकाया और फिर थोड़ी पीछे जाकर अपने कराटे पोज बनाने लगी। हो अय्या। हवा चलने लगी। उसके पोज में स्थिरता थी और ताकत साफ झलक रही थी। वो रोमा से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। एक बार देखकर ही पता चल जाता था कि उसने इसमें काफी मेहनत की होगी। विपिन उसकी ओर देख तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान स्वर्ग की लाइब्रेरी पर था। जैसा कि अंदेशा था, एक किताब उड़कर उसके हाथ में आ गई। उस पर रेनू का नाम लिखा था। रेनू मेयर की बेटी, लड़ाकू लेवल 1, तकनीक समुद्री ड्रैगन, कमियां 27। एक, गुस्सा जल्दी आता है। ये कमी तकनीक के बिल्कुल विपरीत है। समुद्री ड्रैगन को शांत होना चाहिए ताकि वार करते वक्त पूरी ताकत उस वार में लगा सके। 2, इस किताब में भी पहली की तरह कमियां और तकनीक के बारे में लिखा था। धाड़। उसी पल में रेनू का पोज खत्म हो गया। मुट्ठी बनाकर उसने दीवार पर पंच मारा। एक आवाज के साथ ही दीवार पर कुछ नंबर आ गए। 110। विपिन रेनू से प्रभावित होकर बोला, बहुत अच्छे। स्कूल में दाखिले से पहले ही इतनी ताकत होना रेनू वाकई में काबिल है। ठीक है, अब मुझे कोई सलाह दें, रेनू बोली। इतनी कसरत के बाद भी वो थकी हुई नहीं लग रही थी। इतनी मेहनत के बाद रेनू इस आदमी को झूठा साबित करने के लिए तैयार थी, पर कैसे? अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने एक जादुई नजरमणि को अपनी शर्ट की बाजूबंद में छुपा लिया। नजरमणि एक ऐसी मणि है जो अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को दर्ज कर लेती है। रेनू इस मणि को इस्तेमाल विपिन के झूठ का सबूत रखने के लिए करेगी।
जिसके बाद में वो बातें बनाकर इस चोरी से बच न सके। अब देखते हैं कैसे बचोगे। बड़े आए शर्मा सर से मुकाबला करने वाले। रेनू की आंखों में जीत की चमक थी और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अब तो बस ये देखना था कि विपिन बेकार की क्या सलाह देगा। अचानक उसने देखा कि वो बिल्कुल उसके करीब ही खड़ा था। उसे अपने इतने पास देखकर रेनू थोड़ा पीछे हट गई। उसने गुस्से से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आराम से, मैं बस कुछ जांच रहा था। अपने हाथ पीछे कर विपिन रेनू के चारों ओर चक्कर काटने लगा। फिर सिर हिलाकर रेनू के सामने करीब 15 इंच दूर जाकर खड़ा हो गया। रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर विपिन धीरे से बोला, तुम बीमार हो? उसकी बात सुनकर रेनू लगभग बेहोश ही हो गई, लेकिन धीरे से रखकर बोली, तुम बीमार होंगे? तुम्हारा पूरा खानदान बीमार होगा। ये आदमी पागल तो नहीं है? ये आदमी तो उसे भी पागल कर देगा। मैंने अभी इसे पोज करके दिखाए, शक्तिशाली पोज, और सलाह देने के बजाय ये मुझे बीमार कह रहा है। तुम मुझे भला बुरा क्यों बोल रही हो? विपिन हैरानी से बोला। फिर उसे समझ आया कि उसकी बात को रेनू दूसरे नजरिए से देख रही है। फिर वो हंसते हुए बोला, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर बीमार है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। रेनू ने कड़क आवाज में कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है तुम बीमार हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उसमें एक शेर की जैसी ताकत है, उसका एक पंच 100 किलो से ज्यादा है, तो पूरा विश्वास है कि वो बीमार नहीं है। मेरी बात पहले पूरी सुनो। क्या कभी कभी तुम्हारी छाती में पसलियों के पीछे दर्द नहीं होता? खासकर पूर्णिमा की रात को, जब हल्की हवा चल रही हो, तुम्हारे शरीर पर लाल रंग की एक झलक आ जाती है। फिर विपिन थोड़ा हिचकिचाया, जैसे आगे बोलने में उसे तकलीफ हो रही हो, लेकिन फिर से बोला, तब तुम कितनी भी कसरत कर लो लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है। आपको कैसे पता? रेनू ने उसकी सलाह को गलत कहने का मन बना ही लिया था, लेकिन विपिन की बात सुन वो कुछ न कह सकी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत कह रहा था, वो तो बिल्कुल सच कह रहा था। कुछ दिनों से उसे अपनी पसलियों में दर्द तो हो रहा था, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये सच था। मेयर की बेटी को जब हल्की हवा चलती थी तो कुछ उसे अलग ही महसूस होता था, और वो सोचा करती थी, कोई तो उसके साथ हो, कोई जिसे वो इस बारे में बता सके। जिसे? वो बस एक 16 साल की लड़की थी, जिसे नहीं पता था कि जो वो महसूस कर रही है वो क्या है। इस बारे में सोच के ही वो उलझ जाती थी। पहले तो उसे लगा था कि टाइम के साथ ये भाव चला जाएगा, लेकिन अब तो दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा था। वो इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। जब उसने किसी से इस बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं, तो इसे कैसे पता चला? वो इस स्कूल में भी यही सोचकर आई थी कि अपनी उलझन को सुलझाकर वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगा सकेगी। विपिन बड़े ही धीरे से बोला, मैं एक टीचर हूँ, तुम्हारे पोज से ही बता सकता हूँ। सच तो ये था कि किसी के पोज से ऐसा कुछ बता पाना नामुमकिन था। स्वर्ग की लाइब्रेरी सच में जादुई तोहफा है। जब तक किसी में कोई कमी है वे उसकी किताब में दर्ज होगी, चाहे उस कमी का कराटे से कोई लेने देना हो या नहीं। और क्योंकि उसने सारी कमियां पढ़ी थी इसलिए वो हैरान था। क्या कोई इलाज है? रेनू ने शर्म से सिर झुकाकर पूछा। वो तो उसकी चालबाजी पकड़ने आई थी, यहाँ तो उसी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तरीका तो है, कल क्लास में आना, मैं वहीं बताऊंगा। विपिन ने पीछे हटते हुए कहा। वाकई रेनू हैरान थी। उसे अपनी तकलीफ के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसी कारण वो हमेशा गुस्से में रहती थी और चिड़चिड़ी भी। उसे तो लगा कोई इलाज नहीं है इस उलझन का। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल में एक ऐसा टीचर उसकी तकलीफ इतनी आसानी से समझ पाएगा और उसे इलाज भी देगा। विपिन ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकती हो। रेनू ने जल्दी कहा, नहीं, मैं आपसे ही पढ़ूंगी। उसे स्कूल आए 2 ही दिन हुए थे, कोई डॉक्टर इलाज नहीं बता पाया था, लेकिन विपिन ने एक नजर में ही बता दिया वो वाकई एक अच्छा टीचर था। नजर मणि, क्या तुम अभी भी उसे रखना चाहोगी? विपिन ने मणि की ओर उंगली करते हुए कहा। रेनू को अब मणि का ध्यान आया। मणि के अंदर यहाँ हुई सभी बातें दर्ज हो गई होंगी। अगर कोई भी बात स्कूल में फैल गई तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नहीं, थोड़ा सा जोर लगाकर उसने मणि तोड़ दी। फिर उसने विपिन को देखा। वो गुस्से में तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्य का भाव था। उसने मणि छुपाई थी, फिर भी वो पकड़ी गई। ऐसे काबिल इंसान के 0 नंबर कैसे आ सकते हैं? शायद सच में इसे मशहूर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई महान लोगों की भी सोच यही होती है। इसी विचार के साथ ही रेनू के दिमाग में विपिन का नाम
धोखेबाज से हटकर दुनिया के महान एक्सपर्ट की सूची में जुड़ गया। विपिन ने देखा कि उसने एक और स्टूडेंट बना लिया है। वो बोला, अपना टोकन ले जाओ, तुम्हें बिस्तर और किताबें मिल जाएंगी, साथ ही तुम्हें अपने रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्लास कल से शुरू होगी। अचानक एक जोर की आवाज हुई और एक आदमी दौड़ा चला आया। वो हट्टा कट्टा था और खतरनाक भी लगता था। मैडम, उसने रेनू को झुककर कहा। अंकल, आप क्यों आए हैं? ये रेनू का नौकर ही था जिसे उसके दोस्त ढूंढने गए थे। वो बस रेनू को स्कूल छोड़कर जाने ही वाला था कि रेनू के दोस्तों ने उसे बताया कि रेनू 0 नंबर वाले टीचर की स्टूडेंट बनना चाह रही है और उसी टीचर ने रेनू से सफाई भी करवाई है। इतना सुनकर नौकर गुस्से से लाल हो गया। मैडम मेयर साहब की लाडली बेटी है। घर पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मैडम को कोई हुक्म दे, और इसने उसे सफाई करने के लिए कहा। बाथरूम की सफाई? इस आदमी की इतनी जुर्रत! अगर ये एक अच्छा टीचर भी हो तो भी ऐसा करने का किसी को हक नहीं, लेकिन इसने तो एक स्टूडेंट को लगभग पागल ही कर दिया था। मैडम, इसकी स्टूडेंट कैसे बन सकती है? विपिन की ओर देखकर भी वो रेनू से बोला, मैडम क्या आप? रेनू बोली, मैं इन्हें अपना टीचर मान चुकी हूँ। इतना सुनते ही वो विपिन की कॉलर पकड़कर बोला, मैडम का नाम वापस लो अभी, और फिर उनसे माफी मांगो, नहीं तो मैं पूरे स्कूल में सबको बता दूंगा तुमने एक छोटी लड़की पर जादू किया है। जादू कर दिया? तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे? विपिन ने जवाब दिया। और उन्हें सुन लिया तो पता नहीं क्या मतलब निकालेंगे। भगवान जानता है, मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट को दाखिला दिया है बस। मेरे साथ कोई खेल नहीं। मैडम बहुत टैलेंटेड है, तुम्हारे जैसे टीचर इन्हें क्या पढ़ाएंगे। अगर तुम अभी इन्हें छोड़ दोगे तो मैं इस मामले को यहीं रफा दफा कर दूंगा, नहीं तो मैं स्कूल के हेड के पास जाऊंगा और तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। नौकर चिल्लाया। रेनू ने उसे रोकने की कोशिश की। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी मर्जी से इन्हें अपना टीचर बनाया, आप मेरी मुश्किल क्यों बढ़ा रहे हैं? उसे उसकी तकलीफ का इलाज मिलने ही वाला था जिसके लिए वो इस स्कूल में आई थी, और अब ये नौकर बात बिगाड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? अपनी मर्जी से? नौकर चौंका। आपको सच में लगता है ये आपको सलाह दे सकता है? सलाह देना? रेनू ने ना में सिर हिला दिया। विपिन ने तो केवल कमी बताई थी, सलाह नहीं दी थी। नहीं तो फिर? नौकर बोला। अब रेनू चीखी, बस अंकल, अब और पूछताछ नहीं। मैडम को इस तरह देखकर नौकर हैरान था। फिर उसकी नजर मणि के टुकड़ों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गया। तुम धोखेबाज, तुमने मैडम के साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? बूम! उसके गुस्से से हवा जोर से गरजने लगी और धरती हिलने लगी। मैंने क्या किया? नौकर को इतने गुस्से में देख विपिन हक्का बक्का सा रह गया। ये गलतफहमी तो ज्यादा ही बढ़ गई। वो समझ सकता था ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार बिना सलाह दिए उसने रेनू को उसका स्टूडेंट बनने के लिए मना लिया था, और वो शर्मा भी रही थी। मणि के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। साफ झलक रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। ये सब इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ थी। विपिन को कामुक, पागल और बेशरम न जाने क्या क्या नाम दिए जा रहे थे। अंकल, आप क्या सोचकर ये सब बोल रहे हैं? अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो मैं आपको फिर कुछ नहीं बताऊंगी। अंकल को इतना गुस्से में ऐसी बातें करते देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो अभी छोटी थी, इस तरह की अफवाह उसका नाम बिगाड़ सकती थी। रेनू के टोकने पर नौकर को शांत होना ही पड़ा। मैडम, रेनू क्लास से बाहर जाते हुए बोली, चलिए मेरे रहने का इंतजाम करते हैं, मुझे कल क्लास में भी आना है। रेनू किसी भी हालत में अपनी कमी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। अगर वे इसी तरह से पूछताछ करते रहे तो जरूर बताना पड़ता। ऐसी बात वो किसी से भी कैसे कह सकती थी? जब कोई बहाना ना मिलने पर वो केवल यही कह सकती थी कि उसने खुद ही विपिन को अपना टीचर चुना है। नौकर भी विपिन की ओर घिनौनी नजर से देखता हुआ रेनू के पीछे चल दिया। वो अभी भी विपिन की जान लेना चाह रहा था। अगर रेनू ने ना रोका होता वो उसे मार चुका होता। मैंने क्या किया है? नौकर को घूरते देख विपिन हैरान था। मैंने तो सिर्फ एक स्टूडेंट बनाया है, कोई जुर्म तो नहीं किया। नौकर तो ऐसे बोल रहा था जैसे मैं ही सारी फसाद की जड़ हूँ। उसने कुछ गलत नहीं किया। जाने दो, अभी भी टाइम बचा है। देखते हैं शायद कुछ और स्टूडेंट मिल जाएं। जितने ज्यादा होंगे उतने साधन मिलेंगे। स्कूल में टीचर कई लेवल के थे। हर साल उनका मूल्यांकन होता था जिसमें उनके पास कितने स्टूडेंट थे, उनमें कितना सुधार हुआ, उनका रिजल्ट कैसा आया। इस तरह के कई गुण देखकर टीचर को अगले लेवल में प्रमोट किया जाता था। जिसका जितना ज्यादा लेवल होगा उसे उतने ही ज्यादा साधन मिलेंगे और उसके स्टूडेंट को उतनी ही मदद हो जाएगी। मतलब टीचर और स्टूडेंट साथ साथ अगले लेवल पर जाने के काबिल बनेंगे। अगर उसे सुधरना है तो उसे और स्टूडेंट बनाते रहना होगा। आरव, दुखी मत हो, सिर्फ वर्मा सर ने ही तुम्हें रिजेक्ट किया है।
तुम्हें अब भी कोई दूसरा टीचर मिल सकता है। 2 लड़के फुटपाथ पर खड़े बात कर रहे थे। आगे खड़ा लड़का दूसरे लड़के को दिलासा दे रहा था। अतुल, तुम उनके स्टूडेंट बन गए हो, तुम्हें क्या पता रिजेक्ट होना क्या होता है। आरव मुंह सिकोड़ कर बोला, ऐसा मत बोलो, इस स्कूल में और भी कई अच्छे टीचर हैं, सिर्फ वर्मा सर ही नहीं है अकेले। वो नहीं तो किसी और के स्टूडेंट बन जाओ। वर्मा सर नहीं, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। हम बचपन से ही भाला चलाना सीख रहे हैं, अब तो ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। इसे छोड़कर हम कोई नई तकनीक नहीं सीख सकते। इस स्कूल में भाला एक्सपर्ट वर्मा सर ही हैं। तुम्हें तो उन्होंने स्टूडेंट बना लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं कैसे दुखी न हूँ। आरव उदासी से बोला। वो तो अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्कूल में टीचरों की अलग अलग एक्सपर्ट तकनीक थी। कोई पोज में माहिर था तो कोई तलवार में। वर्मा सर भाले में एक्सपर्ट थे। वे स्कूल के बेहतरीन टीचरों में से थे। दोनों ने एंट्रेंस उन्हीं का स्टूडेंट बनने की इच्छा से दिया था, लेकिन एक पास हो गया तो दूसरा फेल। फेल होने वाले का दुखी होना स्वाभाविक था। वो देखो, वहाँ एक क्लास है, चलो चलकर देखते हैं। एक क्लास देखकर अतुल ने आरव की उदासी दूर करने के लिए कहा। आरव ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, चलो एक बार देख तो लो, क्या पता ये टीचर भी भाले चलाना जानता हो। अतुल ने समझाया, वैसे भी देखकर आने में तो कोई हर्ज नहीं है। आरव नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की बात मानते हुए उसके पीछे चल दिया। चलो। उस क्लास में विपिन ही बैठा था। वो और स्टूडेंट्स को ढूंढने बाहर जाने ही वाला था कि उसने 2 लड़कों को अंदर आते देखा। अतुल बोला, नमस्ते सर। विपिन चौंक कर बोला, क्या तुम टीचर से मिलने आए हो? अतुल आगे बोला, हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत टैलेंटेड है, खासकर भाला चलाने में। बचपन से ही इसने कई कंपटीशन में हिस्सा लिया है और सभी में जीत हासिल की है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अपना स्टूडेंट बनाएंगे। आरव अतुल के हाथ खींचते हुए धीरे से बोला, अतुल। अतुल ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या? आरव नाखुश होकर बोला, आसपास देखो। क्लास बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 10 बच्चों के ही लायक। ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही छोटी थी। क्लास का साइज टीचर की काबिलियत पर निर्भर करता था। अच्छे टीचर की क्लास तो फुटबॉल मैदान की जितनी भी बड़ी हो सकती थी, जिसमें कई 100 बच्चे आ जाएं। उसके मुकाबले तो ये एक मुट्ठी भर ही थी। टीचर भी खराब होगा इस हिसाब से। अतुल ने क्लास का साइज देखकर कहा, बहुत ही छोटी है। वो तो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन हड़बड़ी में यहाँ आ गया। अगर टीचर अच्छा नहीं हुआ तो आरव के दर्द का काम होने की बजाय बढ़ जाएगा। दोनों दोस्तों के बीच हो रही बात से बेखबर विपिन बोला, अपनी तकनीक मुझे दिखाओ। आरव के चेहरे पर निशाना देख अतुल ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। अब आ ही गए हैं तो सर की सलाह ले ही लेते हैं, कुछ बुरा तो नहीं होगा। अगर बेकार की सलाह होगी तो हम वापस चलेंगे। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। सिर्फ बहुत ही मशहूर और काबिल टीचर को छोड़कर जब टीचर स्टूडेंट्स के टैलेंट की जांच करते थे तो स्टूडेंट भी टीचर की काबिलियत जांच करते थे। थोड़ा सोचकर आरव ने अपनी पीठ पर रखा भाला निकाला और कई टुकड़े जोड़कर उसे एक सार बना दिया। शू! अपने हाथ में भाला लेते ही आरव की चाल ही बदल गई। भाले की धार की तरह ही उसका रूप डरावना हो गया। शूं शूं! भाला चलते ही हवा में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। एक्सपर्ट की पहचान उनके पहले वार से ही की जा सकती थी। आरव उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन भाला बहुत ही अच्छा चला लेता था। भाले के नोक को दीवार पर मारते ही एक चिंगारी निकली और दीवार पर अंक आ गए 110। सौ से ज्यादा सिर्फ एक नमूना देखकर ही कहा जा सकता था। लेवल 1 का बेहतरीन लड़ाकू भी उस वार को नहीं झेल सकता था। टीचर प्लीज मुझे सलाह दें। भाला पकड़े हुए आरव ने विपिन से विनती की। वो ना तो थका था ना ही परेशान था। सच पूछो तो उसे इस टीचर से कुछ ज्यादा आशा नहीं थी। क्लास का साइज देखकर उसे पता था कि वो बहुत अच्छा टीचर नहीं होगा। विपिन ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। आरव की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर मुस्कुराया। तुम भावनात्मक रूप से चोट खाए हुए हो। मेरा कहने का मतलब है तुम पहले भी रिजेक्ट हो चुके हो ना। इतना सुनते अतुल ने भी अपना भाला निकाल उसे जोड़ना शुरू कर दिया। भाला काफी लंबा होता है, एक आदमी से भी अधिक लंबा, इसलिए उसे यहाँ वहाँ ले जाना मुश्किल होता है। वो 3 टुकड़ों में बटा होता है ताकि ले जाने में आसानी हो। क्या कहा? 1 सेकंड के लिए आरव चौंक गया, लेकिन फिर उसका चेहरा लाल हो गया। मैं एक लड़की को पसंद करता था, फिर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इससे तकनीक का कोई लेना देना नहीं है।
वो एक लड़की को पसंद करता था। एक दिन उसने जोश में आकर उसे अपने दिल की बात बता दी, लेकिन उस लड़की ने उसे बुरी तरह अपमानित किया और अपनी इस हरकत पर वो शर्मिंदा था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अतुल को भी नहीं। इस टीचर को इस बारे में कैसे पता लगा? आरव की बात सुन अतुल हैरानी से पूछने लगा, क्या ये सच है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी से अपमानित हुए हो? किससे? आरव बात को बढ़ावा ना देते हुए बोला, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और विपिन को कहने लगा, टीचर ये मेरा निजी मामला है, मुझे नहीं पता आपको ये कहाँ से पता लग गया, लेकिन इसका मेरे भाला चलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है?